हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं, चर्चा करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। हम टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, आरपीएससी झारखंड, उसके अलावा आपका एसीएफ, पीसीएस एग्जामिनेशन का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। और प्रैक्टिस सेट 120 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। तो आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। इसमें जूलॉजी और बॉटनी दोनों के क्वेश्चन मिक्स हैं और 120 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। तो जो भी मित्र हमें देख रहे हैं, तो ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आए। और इनमें इस प्रैक्टिस सेट में हमने उन्हीं प्रश्नों को ज़्यादा तरजीह दी है जो पिछली परीक्षाओं में किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए। तो हम आज प्रैक्टिस सेट फर्स्ट शुरू करते हैं टीजीटी, पीजीटी के लिए, और एसीएफ, पीसीएस और असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी और बॉटनी दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो एक पहले हम पेन ले लेते हैं और ये पहला क्वेश्चन है। द सेलुलर, कलर चेंज कर लिया जाए, द सेलुलर मैकेनिज्म विच मेक्स डायरेक्ट यूज ऑफ ऑक्सीजन इन द एनर्जी प्रोडक्शन इज। कोशिकीय क्रिया जिसमें ऊर्जा उत्पादन में ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष उपयोग होता है। तो इनमें कौन सी क्रिया है जिनमें ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष प्रयोग होता है? तो बताइएगा वह क्रिया कौन सी है जिसमें ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष प्रयोग होता है। तो बताइएगा ग्लाइकोलिसिस या फर्मेंटेशन। तो देखिए, एरोबिक और एनोरोबिक में एक तो चीज कॉमन है ही है, आप सबने देखा होगा। क्या कॉमन है? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस तो दोनों में कॉमन है, तो ये तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। फिर फर्मेंटेशन, ये एनारोबिक में देखने को मिलती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो ये तो देखने को मिलती है, मगर यहाँ ऑप्शन जो सही है हमारा सी सही है। ग्लाइकोलिसिस एवं किण्वन दोनों ही अवायवीय श्वसन होते हैं जिसमें ऑक्सीजन का प्रत्यक्ष उपयोगिता नहीं होती है। क्रेब्स चक्र वायवीय श्वसन का प्रकार है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन इसका सी सही होगा, क्रेब्स साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द रिमूविंग द थायराइड ग्लैंड फ्रॉम द टैडपोल इट विल। टैडपोल से थायराइड ग्रंथि को निकाल देने पर यह क्या रहेगा? तुरंत मर जाएगा, यानी डाई इमीडिएटली, रिमेन ए टैडपोल थ्रू आउट लाइफ, ग्रो इनटू द ड्वार्फ फ्रॉग, नन ऑफ द अबव। तो रिमेन ए टैडपोल थ्रू आउट लाइफ, जीवन पर्यंत एक टैडपोल ही रहेगा। तो ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों है? थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले जो थायरॉक्सिन हार्मोन मेंढक में मेटामॉर्फोसिस को नियंत्रित करते हैं। थायराइड ग्रंथि को मेंढक के गले से निकाल लेने पर जो मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा, टैडपोल जीवन पर्यंत एक टैडपोल ही बना रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 नंबर। Bile helps in the digestion fat because bile पित्त वसा के पाचन में सहायक होता है। बताएगा तो किसके? यह संबंधित एंजाइम को सक्रिय करता है, यह वसा के सरल अणु तोड़ता है, यह वसा का इमल्सी पापसीकरण लिखा है, इमल्सीकरण होगा, इमल्सीफाई फैट बनाता है, यह माध्यम को क्षारक बनाता है। तो बताएंगे तो इसका सही आंसर होगा सी। चूंकि जो यहाँ एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि बाइल में कौन एंजाइम पाया जाता है, तो बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त वसा पाचन में सहायक होता है क्योंकि यह फैट का इमल्सीकरण करता है, ये जटिल बड़े जो फैट्स होते अणुओं को सरल छोटे में तोड़ता है, जिससे पाचन सुगम और प्रभावी हो जाता है। इसीलिए जब आपका बाइल ग्लैंड निकाल दी जाती है ऑपरेशन के माध्यम से, जब उसमें स्टोन हो जाते हैं, तो जब निकाल दी जाती है तो वहाँ आप एक चीज़ देखते होंगे कि पहले डॉक्टर मना करता है कि थोड़ा सा 1-2 माह आप वो नहीं खाएंगे, मतलब फैटी चीज़ें नहीं खाएंगे। फिर डायरेक्ट आपके उसमें डाला जाने लगता है। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अच्छा, एक और हम आपको बता दें, हमारा टेलीग्राम है चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें फ्री ऑफ कास्ट आपके लिए हमने मंच तैयार किया है, जहां जो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, आरपीएससी, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यानी कहीं का भी आप बायोलॉजी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, या एसीएफ एग्जामिनेशन हो, या पीसीएस का एग्जामिनेशन हो, या आपका असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी बॉटनी, आप किसी से तैयारी कर रहे हैं तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। वो एक ऐसा मंच है जिसमें सभी हमारे विद्वान मित्र तैयारी करने वाले जुड़े हैं। तो आप वहाँ क्वेश्चन डालते हैं, तो जो भी जिसको आ रहा होता है क्वेश्चन, वो आपका आंसर वहाँ कर देते हैं, और वहाँ लोग नोट्स डालते रहते हैं। नए नए परेशान करने वाले क्वेश्चंस नहीं जो समझ में आते हैं वो भी पढ़ते रहते हैं, फिर उनसे आंसर निकल के आता है, तो नए नए क्वेश्चन भी वहाँ मिलते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड? ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पूछा है कि रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का परिवहन करता है? तो बताइए कितनी मात्रा का परिवहन करता है, बताइएगा। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का परिवहन करता है? तो हम आपको बता दें, ये यहाँ सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लें। यहाँ हम देखेंगे 100 ग्राम जो ब्लड होता है, 100 ग्राम जो रक्त होता है, वो 15 ग्राम ऑक्सीजन को वहन करता है। कितना करता है? 15 ग्राम ऑक्सीजन को वहन करता है। मतलब सुनिएगा, फिर से सुनिएगा, थोड़ा सा मैं उल्टा बोल रहा हूँ। जो हीमोग्लोबिन होती है वो 100 ग्राम रक्त में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। 15 ग्राम रक्त, ध्यान रखना, 15 ग्राम जो रक्त होता है, यानी 15 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होती है, वो 20 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है। कॉन्सेप्ट आप फिर सुनिएगा, यहाँ कंफ्यूजन ना रहे, कि 100 ग्राम जो रक्त होता है वो 100 ग्राम रक्त में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाई जाती है। यानी 100 ml अगर ब्लड ले लें तो उसमें 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाई जाती है। और 15 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होती है वो 20 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है। कितना ऑक्सीजन ले जाता है? 20 ml। 15 ग्राम 20 ml का, तो 1 ग्राम बराबर क्या हुआ? तो 20 में 15 का भाग दें तो 1.34 कहीं दिया है, तो ऑप्शन बी सही होगा। समझ में आ गया हमारा कॉन्सेप्ट? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज द इसेंशियल फॉर, which of the following vitamins is essential for the healing of the wound? निम्न में से कौन सा एंजाइम घाव भरने के लिए आवश्यक होता है? तो वो कौन सा एंजाइम है जो घाव भरने के लिए आवश्यक होता है? तो वो है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो घाव भरने के लिए जिम्मेदार होता है। ध्यान रखिएगा, विटामिन हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विटामिन सी, जिसे एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है, घाव भरने में आवश्यक होता है। यहाँ विटामिन जो B12 है वो कोबालामिन कहा जाता है। ये आरबीसी लाल रुधिर कणिका के निर्माण में सहायक होता है। जो टोकोफेरॉल दिया हुआ है, जिसको हम विटामिन ई कहते हैं, जिसे एंटी स्टेरॉल विटामिन भी कहते हैं। विटामिन B3 को निकोटिनामाइड कहा जाता है। इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होते हैं। तो हमें लगता है सबके आंसर मिल गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द डेंटल फार्मूला ऑफ काउ इज। तो डेंटल फार्मूला काउ का क्या है? गाय का दंत सूत्र क्या है? आप बताएंगे। काउ का जो गाय का दंत सूत्र है वो क्या है? आप बताएं।
इस पे 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो गाय का जो दंत सूत्र है वो है ये वाला, कौन है, 6 का ए, 00333133, ये क्या है, सूत्र है। और हाथी दंत का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 1003। तो देखिएगा 1003 ये हाथी का है, ये हाथी का है, ये गाय का है। चूंकि यहाँ गाय पूछा है तो ये वाला आंसर सही होगा। हाथी का भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो 1003 1003 और 003 ध्यान रखिएगा। और चूहे का भी कई बार दंत विन्यास पूछा गया है, तो वो जो चूहे का होता है वो क्या होता है, ये वाला 1003 1003, ये चूहे का होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन अकरिन, प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण होता है। तो प्रोथ्रोम्बिन का जो संश्लेषण होता है ब्लड प्लाज्मा में होता है या लीवर में होता है। तो प्रोथ्रोम्बिन का जो संश्लेषण होता है वो कहाँ होता है, लीवर में, ध्यान रखिएगा। और स्तनधारियों के ब्लड के रुधिर प्लेटलेट्स में ये प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है, ये रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। ब्लड प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है। आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का संश्लेषण जो इसमें से दिया हुआ है और वो किस में होता है, तो वो दिखाई देता है हमें तो ऑप्शन इसका लीवर सही होगा। और जो रक्त प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है, आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का संश्लेषण अस्थि मज्जा में होता है। तो बोन मैरो की अगर बात करें तो यहाँ जो हम बात करेंगे, यहाँ बोन मैरो में आरबीसी डब्ल्यूसी बनती है, क्योंकि क्वेश्चन जो आंसर है वो सी है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द साइट ऑफ द क्रेब्स साइकिल इन द सेल्स इज, कोशिका में क्रेब चक्र का स्थल क्या है, तो आप सब जानते हैं साइटोप्लाज्म जो पाया जाता है वो ग्लाइकोलिसिस होता है। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का किचन कहते हैं, फोटोसिंथेसिस संबंधित है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चक्र में मदद करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो एंडोस्केलेटन होता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होते हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है, तो उनका मुख्य कार्य जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन को में मदद करना है, संश्लेषण में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन्टोजिनी लीवर इज, ऑन्टोजिनी के आधार पर यकृत है। ऑन्टोजिनी के आधार पर लीवर क्या है, एक्टोडर्मल, इंडोडर्मल, मीजोडर्मल क्या है, तो 9 का जो ऑप्शन सही होगा वो सही होगा, क्या होगा, इंडोडर्मल, क्या होगा, इंडोडर्मल, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेश वाटर फिशेज फेस द डेंजर ऑफ, मीठे जल की मछलियां सामना करती हैं, किसका सामना करती हैं, जल अधिकता के खतरे का, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, इंक्रीज वाटर प्रेशर, डिक्रीज ग्लूकोज लेवल। तो बताइएगा फ्रेश वाटर जो फिशेस होती हैं फेस द, मीठे जल की मछलियां सामना करती हैं, तो बताइए किसके करती हैं, तो शर्करा के स्तर की कमी के खतरे का सामना करती हैं। बिल्कुल नया क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। ये जो करती हैं शर्करा के स्तर के कमी का मतलब कमी के खतरे का सामना करती हैं फ्रेश वाटर मछलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एम्फिट्स ऑफ एस्केरिस आर, एस्केरिस के एम्फिट्स हैं, एस्केरिस के जो एम्फिड हैं वो क्या है बताइएगा, और कंप्यूटर हैंग हुआ। एम्फिट्स ऑफ एस्केरिस आर, एस्केरिस के एम्फिट्स हैं बताइएगा, वायुग्राही या रसायनग्राही, कीमो रिसेप्टर्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्श यानी
ट्रैक्टो रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। तो एस्केरिस में जो एम्फिट्स पाए जाते हैं वो किसके प्रति संवेदी होते हैं आप बताएंगे। तो वो होते हैं कीमोरिसेप्टर्स। तो ऑप्शन बी सही होगा। एस्केरिस में एम्फिट संरचना जो पाई जाती है वो कीमोरिसेप्टर्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, इन हनी बी स्पेसिफाइड डांस इज मीन्ड फॉर। मधुमक्खियों में विशेष प्रकार के नाच का उद्देश्य है। तो इंफॉर्मेशन ऑफ फूड सोर्स किसके लिए है? इंफॉर्मेशन ऑफ फूड सोर्स। तो 12 का जो बी है वो सही होगा, इंफॉर्मेशन ऑफ फूड सोर्स। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम आपको मधुमक्खी विशेष प्रकार का नाच उद्देश्य भोजन के स्रोत को सूचना देना है। और अर्नेस्ट स्पाइटजर जो थे 1788 ने पहले बताया था कि स्काउट मक्खियां कुछ विशिष्ट प्रकार की गतियों द्वारा सूचना प्रसारण करती हैं। इन गतियों को मधुमक्खियों का नाच कहते हैं। बाद में इसके बारे में एक साइंटिस्ट थे वार्न फ्रिस, मधुमक्खी जो व्याख्या की थी बी डांस की। तो वार्न फ्रिस के बारे में कार्ल वार्न फ्रिस के नाम से आता है साइंटिस्ट कि वैगल डांस के बारे में किसने बताया। तो कार्ल वार्न फ्रिस यहाँ आप ऑप्शन सही करेंगे। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी जो कार्ल वार्न फ्रिस को मिला था, इसके लिए उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता। उन्होंने पता लगाया कि सूचना प्रसारण के लिए भोजन खोजकर्ता या स्काउट मक्खियां 2 प्रकार का नाच करती हैं, राउंड डांस और टेल वैगिंग डांस या सफर डांस करती हैं। तो इसमें से जो राउंड डांस होता है वो इस नृत्य द्वारा सूचना प्रसारण तब किया जाता है जब नया भोजन स्रोत निकट यानी 36 से 75 मीटर की दूरी तक ही होता है। इस नाच में स्काउट मक्खियां जो होती हैं यानी हनी बी क्रमशः दाईं से बाईं ओर गोल नृत्य करती हैं। जबकि वैगल डांस में क्या होता है, स्काउट मक्खियां इस नृत्य द्वारा सूचना प्रसारण तब करती हैं जब नया भोजन स्रोत 36 से 75 मीटर से अधिक दूरी पर हो। तो ध्यान रखना, अगर 75 मीटर से नजदीक है तो राउंड डांस, अगर 75 मीटर से दूर अगर भोजन है तो जो डांस होगा वो कौन सा डांस होगा? तो वो टेल वैगिंग डांस होगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंक सैक फाउंड इन। इंक सैक किस में दिखाई देता है? नाटिल्स में, माइटिल्स में, सीपिया में। तो किस में दिखाई देता है? तो 14 जो 13 का आंसर सही होगा बी, सीपिया में। तो वो सीपिया में दिखाई देता है। और ये करती क्या है सीपिया? तो ये आप बता दें, सीपिया को कटल फिश भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, इसके शरीर में इंक ग्रंथियां होती हैं और जब इस पे शत्रु हमला करता है तो इन्हीं इंक ग्रंथियों से वो क्या करता है, इंक को छोड़ देता है, जिससे धुंधला हो जाता है। पानी में जैसे मान लेते हैं हम कलर डाल दें तो कुछ समझ लीजिए धुंधला हो जाता है, तब तक ये वहां से निकल लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोन कैनाल इन एस्टेरियस कनेक्ट द। एस्टेरियस तारा मछली में स्टोन कैनाल जोड़ती है। तो किसको जोड़ती है? तो ये किसको जोड़ती है आप बताएंगे। तो 14 का ऑप्शन यहाँ सही होगा, सी नंबर, मैड्रिपोडाइट और रिंग कैनाल को जोड़ती है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन जो 14 का है वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ओनली लिविंग मैरीन लिजार्ड इज। एकमात्र समुद्री सजीव छिपकली है, कौन सी है? तो वो है हेलोडर्मा या ऑफियोसारस। तो इसका सही आंसर है, बताएं आप इसका सही आंसर क्या है 15 का। तो 15 का आंसर सही है ए, एम्बिल 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 राइनकस। एम्बिल राइनकस है। एम्बिल राइनकस एकमात्र सजीव छिपकली है। इसे साधारणतया इगुर्ना कहा जाता है। होलोडर्मा जो दिया हुआ है वो छिपकली मछली है, याद था शायद हमें होलोडर्मा। तो ये एक मतलब जहरीली मछली है, वो सॉरी जहरीली छिपकली है।
और तो इस पे भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन चूंकि जो सही है वो ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किडनी इन रेप्टाइल इज, तो किडनी जो रेप्टाइल्स की होती है वो मीजोनेफ्रिक होती है या मेटानोफ्रिक। तो इसमें से मेटा या मीजो इनमें से कौन सा सही है, तो ऑप्शन सी सही है। इनकी किडनी जो होती है वो कैसी होती है, मेटानेफ्रिक होती है, ध्यान रखिएगा। सरीसृपों में जो किडनी होती है मेटानेफ्रिक होती है। इसमें रोमिल कीप युक्त नेफ्रिडिया पाए जाते हैं जिसे नेफ्रोस्टोम कहा जाता है। ये एक गुहा में खुलता है जिसे मेटानेफ्रिडिया कहा जाता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट फीदर्स इन द वर्ल्ड आर नोन एज, तो उनको हम क्या बोलते हैं, जो स्मॉलेस्ट फीदर्स होते हैं तो उससे क्या बोलते हैं, तो फिल्लोप्ल्यूम बोलते हैं या डाउन फीदर्स बोलते हैं। तो 17 का ए ऑप्शन सही है, फिल्लोप्ल्यूम के नाम से जानते हैं। जो फिल्लोप्ल्यूम से उनको जानते हैं। पक्षियों में सबसे छोटे पंख फिल्लोप्ल्यूम कहते हैं। फिल्लोप्ल्यूम सबसे छोटे त्वचा को ढकने के लिए उपयुक्त होते हैं। और जो टेल में पाए जाने वाले पंख होते हैं उन्हें हम रेक्टाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टाइस के नाम से जानते हैं। और शरीर को ढकने वाले जो मुलायम पंख होते हैं उनको डाउन फीदर्स बोलते हैं, ये वाले। तो चूंकि यहाँ ऑप्शन हमारा ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जाइगोमैटिक आर्च इज फाउंड इन द, जाइगोमैटिक आर्च पाया जाता है मेंढक के ऊपरी जबड़े में, मेंढक के निचली जबड़े में, खरगोश के ऊपरी जबड़े में, लोअर जाप मेंढक के निचले जबड़े में। तो जाइगोटिक जो आर्च देखने को मिलती है ये कहाँ देखने को मिलेगी, तो 18 का जो सही आंसर है वो क्या है, तो सी नंबर है, अपर जॉ ऑफ रैबिट। ध्यान रखिएगा। सरीसृपों 18 का सी है। जाइगोमैटिक चाप आर्च खरगोश के ऊपरी जबड़े के मैक्सिला में पाया जाता है। ऊपरी जबड़े के मैक्सिला में जाइगोमैटिक आर्च पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज डिटरमाइंड बाय, तो वो क्या करता है, इसमें से अरेंजमेंट ऑफ द फास्फोरिक एसिड इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द पेंटोज रेजिडेंट, नंबर ऑफ एच बॉन्ड्स बिटवीन डीएनए और सीक्वेंस बेसिस ऑफ द डीएनए फिलामेंट्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 19 का। तो 19 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो वो डी होगा, ये वाला। सीक्वेंस ऑफ द बेसिस ऑफ द फिलामेंट्स डीएनए में क्षारों का अनुक्रम। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा, बिल्कुल का बिल्कुल डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। 120 क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में 125 क्वेश्चन है। चूंकि आपके एग्जाम में 125 क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ 125 क्वेश्चन हमने चयन किए हैं। प्रैक्टिस सेट है आपके लिए, तो आप इसका आनंद उठाइएगा। और इनमें अधिकतर क्वेश्चन हमने वही सम्मिलित किए हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और हमें कमेंट जरूर करिएगा, जो क्वेश्चन आपको लगे ये रॉन्ग है उनको हमें भी बताइएगा। वैसे कोशिश की है कि कम से कम क्वेश्चन गलत हो, मगर कभी कभी हो क्या जाता है कि एक आध क्वेश्चंस में भ्रम होता है, तो वो हमें जरूर कमेंट्स करके बताइए। कि शिक्षक नमस्कार। और जिन मित्रों को स्पीड में देखना हो वो यूट्यूब पे सेटिंग रहती है नॉर्मल स्पीड, तो आप 1.25 लगा के देख सकते हैं। ये शिक्षक नमस्कार।